बोलो भाई। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप ओशो जगत से जुड़े हुए थे पहले, मतलब आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी आपने ज्योतिष पे ही कुछ बातें करते हैं, जैसे आपका उस पर मंथन चलता है, ज्योतिष के बारे में आप बताते हैं। तो आप मुझे, मेरा प्रश्न है कि आप नियति के बारे में ज्योतिष के माध्यम से या कुछ भी आपके अंदर क्या उसका, अपने आप मुझे उसका उत्तर दें कि नियति क्या है, भाग्य। चलो, पहली बात तो ये कि पहले मैं ओशो का सन्यासी था और अब मैं ज्योतिष पे बोलता हूँ। इससे प्रश्न में एक चीज़ ये भी आती है कि शायद मैं ओशो की देशना के अलग बोलता हूँ। तो पहली बात मैं बता दूँ कि ओशो ने ज्योतिष पे कहा है, ज्योतिष के ऊपर ओशो ने बहुत कुछ कहने के बाद ये भी कहा है कि एक बहुत बड़ा साइंस है जिस पे काम होना चाहिए। और ओशो की तुम सैकड़ों देशनाओं सुनोगे तो उसमें ये भी आएगा कि ओशो ने बहुत से आयामों के संबंध में ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा सन्यासी इसको आगे बढ़ाए, इस पे और काम करे। जैसे एक विलियम रेक करके एक व्यक्ति हुआ, विलियम रेक पे जब ओशो ने बोला तो विलियम रेक एक ऐसा साइंस को डेवलप करे था। विलियम रेक ने चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति डेवलप की थी जिस पद्धति के तहत उसने एक, आप उसकी चिंता मत करें, अगर आपको इसमें रस है तो सुने, उसकी चिंता छोड़ दें तो छोड़ दें, वो हमें नहीं, आपको क्यों है। तो विलियम रेक ने एक ऐसा साइंस डेवलप किया था कि उसके पास एक बॉक्स बनाया उसने। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और ओशो की भी क्या कहते थे। तो उसने एक ऐसा बॉक्स बनाया था जिस बॉक्स में वो कोई कपल होता था, कोई प्रेमी जोड़ा होता था, उससे कहता था कि इस बॉक्स में तुम लेट के संभोग करो। मतलब वो उसमें सेक्स करने के लिए उनको लेटालता था और सेक्स करने के बाद वो अपने जाए घर आए कुछ भी, फिर उसी के पास मरीज भी आते थे और वो मरीजों को भी उसमें लेटालता था, कह रहा था तुम इसी में सो जाओ, और ऐसे करके वो लोगों का इलाज करता था। विलियम रेक एक अद्भुत साइंस को बढ़ा रहा था जिसके बारे में जब ओशो ने बोला तो उन्होंने पूरा यही बातें जो मैं बता रहा हूँ ओशो ने भी बताई हैं। तब ओशो ने कहा था कि मैं विलियम रेक को मरणोपरांत अपना सन्यासी घोषित करता हूँ। मतलब विलियम रेक जो मतलब बहुत समय पहले ही जा चुका है, लेकिन मैं उसे अपना सन्यासी मानता हूँ क्योंकि वो एक नया काम कर रहा था, उसने कुछ नई खोज की थी। और विलियम रेक को मैं चाहता हूँ कि मेरे सन्यासी पुनर्जीवित करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको और अच्छे से करें। तो ओशो का कोई दर्शन इतना छोटा नहीं है कि किसी बात में वो बंध गया है कि उसके अलावा कोई करेगा तो ओशो का विरोधी है, बल्कि ओशो का विजन ये था कि जितना मैंने कर लिया मेरे सन्यासी इससे भी आगे करें। तो उन अर्थों में मैं कह रहा हूँ कि मैंने ज्योतिष पे काम किया और क्योंकि मैं भी एक मेडिकल साइंस में नई चीज़ खोजे हूँ इसलिए उसे ज्योतिष के माध्यम से खोजा है, तो मैं ज्योतिष पे भी बोलता हूँ। अब तुम्हारा प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुम ये पूछ रहे हो कि ज्योतिष के हिसाब से नियति के संबंध में क्या कहा गया है। तो नियति के संबंध में कुछ कहा गया, उससे पहले ये समझो कि नियति क्या। नियति का अर्थ ही है जो कि तय है, जो होगा ही। अब बताओ कि भाग्य का क्या अर्थ है। भाग्य का अर्थ है कि जो होगा, जो हो रहा है वो भी सब आपका तय था। तो इस जगत में नियति के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, पहली बात। लेकिन नियति तक आप सही से पहुंचे। अब नियति ऐसे है कि ये सूरज जो है, जो निकला था वो पश्चिम में जाके डूब जाए, पश्चिम में डूबना उसकी नियति है। ओके, लेकिन कोई इतना बड़ा कोई और ग्रह आए जो बीच में सूरज को टक्कर मार मार के और उसको रास्ते से भटकाए और सूरज कभी पहुंच ही ना पाए। जबकि अब मेरी बात पे कोई लोग कह सकते हैं पागल हो, सूरज तो गोल है और ये वो हो रहा है, पृथ्वी गोल है, वो घूम रही है। मैं वो बात नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये कि तुम्हारा तय है कि तुम हरिद्वार जाओगे, लेकिन बीच बीच में कितनी बार तुम रास्ता भटक जाते हो, सीधे सीधे हरिद्वार नहीं जा पाते। यहाँ पे ज्योतिष काम आता है। ज्योतिष क्या काम आता है? ये तो तय है कि हर व्यक्ति को मोक्ष की जर्नी करनी, हर आदमी परमात्मा से जन्मा है, परमात्मा में मिलेगा, यही मोक्ष है। लेकिन मोक्ष की जर्नी के बीच में हमें संसार में मोह की जर्नी भी करनी होती, और मोक्ष की जर्नी में मोह की जर्नी रुकावट है। तो कैसे करके एक व्यक्ति मोक्ष को पा सके, वहां ज्योतिष ये काम करता है। ज्योतिष जानता है कि आप कौन कौन से आपके ग्रह हैं जिन्हें आप अच्छे तरीके से मैनेज करोगे तो वही ग्रह आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां जाने के लिए आप पैदा हुए हो। और कई बार आदमी ऐसे, हम लोग इस समय क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां देखते हैं
तो उन कुंडलियों को देखने में ऐसा पाया जाता है कि एक आदमी जब पैदा हुआ था तब तो उसका सूर्य अच्छा था, बृहस्पति अच्छा था, और फिर उसका वो बृहस्पति खराब हो गया। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की जो गुण लेके पैदा हुआ था, उस गुणों को उसने जीते जीते खराब कर दिया। अब यहाँ पे ज्योतिष का काम ये आता है कि ज्योतिष तुम्हें समय समय पे गाइड कर सकता है कि ऐसे चलो और ऐसे चलो। जैसे मैं एक बात कहता हूं, एक आदमी रास्ता भटक गया। एक आदमी दिल्ली से चला, उसे जाना हरिद्वार था, वो रास्ता भटक के देहरादून पहुंच गया। अब देहरादून से उससे क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि अब इस तरीके से तुम रास्ता सही पकड़ो और वहां पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही ज्योतिष भी, अगर आदमी सही तरीके से ये समझे कि इस समय कौन से ग्रहों का समय आया है और उस समय आदमी को कैसे बिहेवियर्स करने चाहिए, कैसे आदमी को स्वभाव अपनाना चाहिए, कौन कौन से कर्म करने चाहिए, किस तरीके का कर्म नहीं करने चाहिए, अगर इस तरीके की चीज़ों को समझ के आदमी ज्योतिष को उपयोग करे तो उसको मोक्ष तक पहुंचने में आसानी होती है। ज्योतिष का काम तुम्हारा संसार अच्छा करना नहीं है, ज्योतिष का काम तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाना है। लेकिन तुम्हारे मोक्ष की पहुंचने में संसार रुकावट है। संसार की तुम्हारी जरूरतें, संसार का तुम्हारा मोह, संसार की तुम्हारी इच्छाएं रुकावट है। तो ज्योतिषी, बहुत से ज्योतिष ऐसे भी तुम्हें सहयोग करते हैं कि तुम धन पालो, तुम प्रतिष्ठा पालो। तो वो धन पाना भी एक तरीका है कि तुम जब धन पालोगे फिर धन से विरक्ति आ जाएगी। जब तुम बहुत इज्जत पालोगे, इज्जत प्रतिष्ठा बेकार लगने लगेगी। तो वो तुम्हें सहयोगी बना रहे हैं। लेकिन फाइनली ज्योतिष का उद्देश्य वही है जो एक धर्म का उद्देश्य है। फाइनली ज्योतिष का उद्देश्य वही है जो कि इस जगत में हर चीज का है। ज्योतिष तुम्हें पहुंचा, बस ये है, ज्योतिष तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मार्ग प्रशस्त का मतलब ऐसा है कि तुम्हारी गाड़ी के आगे अंधेरे में लाइट लगा रहा है कि तुम उसको देख के सही रास्ते पे बढ़ सको। तो मैंने कोई ऐसी चीज नहीं चुन ली जो धर्म से हटी हुई है, बल्कि मैंने एक ऐसी चीज खोज ली है जो धर्म के लिए उपयोगी है। पहले हमारे पास लोग आते थे, तुम भी रहे हो और भी लोग रहे, हमारे पास लोग आते थे, भाई हम तो ये सोच के कि वो आया है, कहता स्वामी जी हमें तो धार्मिक होना, हमने रख लिया, लेकिन उसके अंदर चल रहा है सेक्स, चल रहा है उसके अंदर पैसा, चल रहा है उसके अंदर और चीजें चल रही। तो वो क्या था, वो भटकाव होता था। जब तक हम उसके मनोविज्ञान को समझते थे तब तक बहुत समय बीत जाता था। तो ज्योतिष क्या करता है, जो आदमी का मनोविज्ञान है, आखिर साइंस तो मनोविज्ञान की है ना। दो लोग संग रहते हैं, पूरी जिंदगी साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लेकिन ज्योतिष मात्र 5 मिनट के अंदर समझदारी के साथ एक आदमी का स्वभाव पढ़ सकता है और वो बता सकता है कि ये आदमी इस तरीके का एक्शन लेगा। स्वभाव पढ़ सकता है तुरंत। तो जो काम पहले मैं करता था 5-5, 10-10 साल अपने पास रख के और फिर धोखे खाता था, वो तो मैं तुरंत करने लगा हूँ। अब तो मेरे पास लोग आते हैं, उन्हें कह ना, उन्हें पहले लाओ कुंडली लाओ, देख लेते हैं। उन्हें कुंडली में सही निकला, उन्हें ओके तुम अंदर आओ, उन्हें नहीं निकला तुम अभी थोड़ा बाहर ही रहो। तो क्या है, मैंने कुंडली के माध्यम से अपना ही मार्ग प्रशस्त नहीं किया। मैं भी तो भटक रहा था ना, सबको फालतू में कचरा लेके घूम रहा था, मुझे भी समय लग रहा था। तुम यही देखो कि पिछले साल से मैंने ज्योतिष पे बोलना शुरू किया और 1 साल के अंदर मैंने अब आज आश्रम बना रहा हूँ। ये मैंने मार्ग प्रशस्ति तो किया अपना, भाई सिर्फ 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर मैंने अपनी सारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर लिया जो बिगड़ी हुई थी, और कितने सारे लोगों का बोझ लेके अड़गम सड़गम सब अपने साथ रख के, भीड़ ज्यादा थी और काम कुछ नहीं हो रहा। तो मार्ग प्रशस्त करना ज्योतिष का काम है। ज्योतिष का काम बिल्कुल वही है जो एक गुरु का काम है। बस अब यहाँ पे अंतर एक आता है, जिससे ज्योतिष भटका है, जिससे ज्योतिष बदनाम होता है, उसको भी समझना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि ज्योतिष में कौन सा व्यक्ति क्या गणनाएं कर रहा है, उसको करने के लिए उसे उसी तरीके की जीवन दृष्टि चाहिए होती है। यदि कोई ज्योतिष तुम्हें नौकरी, व्यवसाय, पेशा इसके बारे में बता सकता है, तो वही ज्योतिष अच्छा बता सकता है जो इन्हीं सब मामलों में उलझा रहा हो, और फिर उसके बाद ज्योतिष का अध्ययन किए हो तो वो तुम्हें अच्छा गाइड कर सकता है। कोई आदमी खुद राजनीति में रहा हो, फिर वो ज्योतिष पढ़ के अच्छी राजनीति पे ज्योतिष कर सकता है, मतलब ज्योतिष को राजनीति से जोड़ सकता है। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति ने जब ज्योतिष को जोड़ा है तो मैं धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़े हूँ। अब मेरे पास कोई आया कहे स्वामी जी बताओ कि हम अपनी हमारा
विवाह कब हो जाएगा, तो मैं कहूँगा ये चूतिया में नहीं पढ़ने वाले, हम तो खुद ही विवाह से तंग रहे, तो हम क्यों उस दृष्टि को लगाएंगे। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इस तरीके की स्त्री के साथ तुम्हारी निभेगी कि नहीं निभेगी। तुम्हारे ग्रहों को देख के और दूसरे के ग्रह को देख के मैच करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये संग में रह के क्या सत्यानाश कर लेंगे। तो बहुत इजी है ये, बिल्कुल ऐसे ही है कि आग को और माचिस को पास पास रखोगे जला के तो फिर वो तो विस्फोट करेगी। अच्छा, कुंडली इसलिए दिखाते होंगे जो दिखाओ। तो हाँ, कुंडली का पूरा शास्त्र है, कुंडली का पूरा विज्ञान है, कुंडली। तो कहने का मतलब ये है कि अब मेरी एक्सपर्टीज जो है वो है स्वास्थ्य में। मेरे पास कोई बीमार आता है तो मैं कुंडली देख के समझ लेता हूँ, हमारी जो टीम है वो काम करके समझ लेती है कि इसकी बीमारी का कारण कौन से ग्रह हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा धर्म का मेरा इंटरेस्ट धर्म में ज़्यादा है। स्वास्थ्य का तो मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि भाई उससे मुझे वो धन मिलता है जिसका मैं धर्म के मार्ग पे उपयोग कर रहा हूँ। और नियति वाला तो ये खेल है कि नियति ही नियति है। बस ये है, पहुंचोगे तुम वहीं जहां तुम्हें जाना है, जल्दी पहुंचो देर पहुंचो, सारा खेल इस बात का है। ओशो कहा करते थे कि बात इस चीज की नहीं है कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, बात इस चीज की है कि हम ये जीवन जिन लोगों के बीच जी रहे हैं ना जाने कब विस्फोट करके सब खत्म कर दें। ओशो कहा करते थे कि इस पृथ्वी पे तुम्हें मनुष्य योनि तक पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग गए और करोड़ों वर्षों के बाद तुम्हें एक ऐसा शरीर मिला है जिसमें तुम मोक्ष का चिंतन कर सकते हो। बहुत तेजी से बैठो या इधर फटाफट जल्दी, वहाँ बड़ा काम चल रहा है। तो मोक्ष के लिए वो ये कहते थे कि तुम्हें हजारों करोड़ों साल बाद एक शरीर मिला, अब उस शरीर से तुम मोक्ष का चिंतन कर सकते हो। लेकिन इसी पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जो अगर युद्ध करने पे आए तो पूरी पृथ्वी से मानव जाति का एक तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो फिर पता नहीं कौन सी पृथ्वी पे तुम जन्मोगे, कब तुम मनुष्य बनोगे और कब तुम्हारी जो है चेतना इस योग्य होगी कि तुम मोक्ष का सोच सको। तो वो शो कहते थे कि इसीलिए साधना की जरूरत है कि थोड़ा जल्दी कर लो। ये शरीर मिला है, अगली बार मिला ना मिला क्या भरोसा, कितना समय लग गया, तो इसका जल्दी उपयोग कर लो। तो ओशो जल्दी क्यों कह रहे हैं? जल्दबाज नहीं है, जल्दी करने को कह रहे हैं क्योंकि उनकी करुणा ऐसी है कि तुम जल्दी हो जाओ। लोग उनसे कहेंगे तो बड़ी जल्दबाजी में है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जो होना है वो फाइनली एक दिन हो ही जाओगे, लेकिन ज्योतिष का उपयोग करके जल्दी हो जाओगे। बस इतनी सी बात है। ज्योतिष ऐसी ही है जैसे कि ये सड़क बनी हुई है, और जब ये सड़क नहीं बनी थी तो यहाँ गन्ने के खेत थे। दाऊदपुरा तो तुम तब भी पहुंच जाते, बस गन्ने के खेत में से पहुंचते, फिर सड़क बन गई, थोड़ा जल्दी पहुंच गए। ज्योतिष इतना सभी का साधना हुई, गुरु हुए, ज्योतिष हुए, साधन हुए, वाहन हुए, इन सब का उपयोग तुम्हें जल्दी पहुंचाने के लिए। और जल्दी क्यों, तो मैंने बता दिया। जल्दी इसलिए कि ये जो शरीर मिला है पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं अभी यूक्रेन और ये वार में कहीं कोई बेवकूफ की माथा सटक जाए तो पता लगा कि फिर अभी यहाँ हम लोग आम खाते हुए जो हैं वो खास हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो समझनी चाहिए। ज्योतिष का बहुत उपयोग। भटकाव भी तय होता है कि भटकाव इंसान का अपना। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि हर ऊर्जा को उसके हिसाब से कोई भटकाव नहीं मिला। भटकाव हमेशा होता है कि तुम्हारे पास कुछ ऊर्जा है और तुम दूसरे को देख के चल रहे हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझा दूं, एक व्यक्ति बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा लेके पैदा हुआ, बृहस्पति वाला स्वभाव लेके पैदा हुआ। तो बृहस्पति वाले स्वभाव का अर्थ है कि वो व्यक्ति बहुत सामाजिक किस्म का होगा, बहुत आराम से जो है वो सभ्यता को लेके चलने वाला होगा। वो एक तरीके का मतलब बृहस्पति है। लेकिन जो समाज के तहत चलेगा उसके पास कुछ चीजें कम होंगी, जैसे उसके पास प्रेम नहीं होगा ज़्यादा क्योंकि समाज में प्रेम स्वीकार नहीं है, उसके पास सेक्स का उमंगें नहीं होंगी क्योंकि है नहीं। अब यही बृहस्पति ग्रह वाला आदमी किसी दिन किसी ऐसे आदमी को देख ले जिसके पास खूब लग्जरी है, खूब सेक्स है, खूब वो है, और वो सोचने लगे हमें ऐसा होना है। मेरी बात समझे? तो ऊर्जा तो पैदा लेके हुआ बृहस्पति वाली और चिंतन करने लगा शुक्र वाला।
क्योंकि वो सब शुक्र ग्रह का है। अब वो चिंतन शुक्र वाला करने लगा तो फिर होगा ये कि इसके अंदर से वो विचार जो है वो इसके बृहस्पति को खराब कर देगा, और जब इसको खराब कर देगा तो रास्ता भटक जाएगा। इसीलिए ज्योतिष एक सलाह देते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में अगर एक तो अच्छा होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं 9 सबके खराब, एक तो अच्छा होगा, बस उसी का भी सम्मान कर लो तो भी नदियां पार कर जाओगे, तब भी भवसागर तुम्हारा पार हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने उसका सम्मान नहीं किया और बाकी चीजों का सम्मान किया तो गड़बड़ है। हाँ, तुम एक ही गुण का सम्मान करो तो कई बार ऐसा होता है कि वो गुण इतना निखर आता है कि और ग्रहों को भी अच्छा कर देता है। जैसे बृहस्पति का ग्रह जो है वो कभी कभी इतना निखर आता है कि फिर उस पर धन संपदा और सब चीजें आने लग जाती, लेकिन वो उसकी एक गुण को उसने एक्सट्रीम पे बढ़ा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पड़ोस पड़ोस में तुमने 5-6 गिलास रख लिए और एक गिलास में तुम खूब भर रहे हो कोई चीज, और जब वो ओवरफ्लो हो गई तो पड़ोस के उसमें गिरने लग जाएगी। ये बात समझे? तो ये ही आप एक ही अपने उसको इतना अच्छा करो कि बाकी सब चीजों पे वो काम करे। लेकिन अगर तुमने तुम्हारा जो ग्रह अच्छा मिला था तुमने उसको योग्य नहीं बनाया तो फिर तुम बर्बादी की तरफ बढ़ोगे। तुमने सोचा हम पे ये है, ज्यादातर इंसान उस चीज की वैल्यू नहीं करता जो उस पे है, ज्यादातर इंसान उस चीज की वैल्यू करता है जो उस पे नहीं है। होना उल्टा चाहिए, पहले उसकी वैल्यू करो जो तुम पे है, फिर उसकी वैल्यू करो जो तुम पे नहीं है, तब जाके जो है मामला अच्छा होगा। और तुम अपनी की वैल्यू कर नहीं रहे, जो है और जो नहीं है उसकी वैल्यू कर रहे, तो भटकोगे। तो ज्योतिष यही समझाते हैं, अगर ज्योतिष अच्छा होगा, आध्यात्मिक होगा, तो यही समझाएगा कि आप इस ढंग से चलो, जल्दबाजी ना करो, समय पे रिजल्ट आएगा। ज्योतिष क्या है, जो ग्रह क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक ग्रह है, उन्होंने कहा 10 साल बाद तुम्हारा ये ग्रह बहुत अच्छा होगा। तो 10 साल बाद जब वो अच्छा होगा तो अभी जितनी तुम मेहनत कर रहे हो वो 10 साल बाद उसके सारों के रिजल्ट दे देगा। मतलब तुम अभी मेहनत कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, तुम्हारी चल नहीं रही, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्रह जरूर 9 हैं, लेकिन 9 ग्रहों की एक खूबी है, सभी ग्रह धार्मिक हैं। अच्छा, कोई भी ग्रह अधार्मिक नहीं। ये गजब की बात है, 9 के 9 ग्रह धार्मिक। वो यहाँ तक कि राहु केतु जो कि राक्षस हैं वो भी बदतमीजी पसंद नहीं करते, वो भी प्योर हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो अमृत पी लिया था, इसलिए वो भी प्योरिटी पसंद करते हैं। तो तुम जो करो प्योरिटी से करो, जो करो शुद्धता से करो, और जितनी शुद्धता से करोगे उसके रिजल्ट जब वो ग्रह का वक्त आएगा तो तुम्हें दे देगा इकट्ठे। जैसे उन्होंने कहा हरिश्चंद्र की कहानी सुन लो, हरिश्चंद्र की कहानी में उनकी परीक्षा का वक्त आया, हरिश्चंद्र का सब कुछ लूट गया, राज्य चला गया, उनकी पत्नी चली गई, उनके बच्चा मर गया, सब कुछ उनका बुरा हो गया, लेकिन फिर उनका वक्त फिर आ गया। उन्होंने कहा बस इतने वक्त की तो परीक्षा थी, अब तुम्हारा राज्य वापस, तुम्हारी पत्नी वापस, तुम्हारा बच्चा वापस, सब कुछ वापस। इसीलिए इंसान को बुरे वक्त में अपने अच्छे कर्म बरकरार रखने चाहिए, ताकि उसका जब अच्छा वक्त आएगा, उसके ग्रह का वक्त आएगा, तब वो उसको धनवान कर देगा। ये ऐसी समझो इन्वेस्टमेंट है, तुम 10,000 रुपए कमाते हो और 1,000 खर्चा करते हो, 9,000 जमा कर देते हो, वो 9,000 तुम्हें 20 साल बाद मिलेंगे। तो उसी तरीके से अच्छे कर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। सही बात, ये लोग समझते नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। अच्छा कर्म आपका इन्वेस्टमेंट है, ये एक दिन फल जरूर लाएगा, जरूर लाएगा, ऐसा नहीं होता। ये मेरे जीवन से एक मिसाल के रूप में देख सकते हो, और भी मैं बता दूं कि मिसाल के रूप तो बदलता है। और अगर तुमने अपने बुरे वक्त में कोसा, गलत काम किए, गलत रास्ते पे चले, जल्दबाजी की, तो तुम एक दिन पछताओगे। जब तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा तब भी ग्रह काम नहीं करेंगे, वो नहीं काम करेंगे। ग्रह कह देते नहीं, इस आदमी के लिए नहीं करना, इसकी योग्यता ही नहीं है। कहते हैं कि रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, मेघनाथ के पास बड़ी शक्तियां थी, है ना, कर्ण के पास बड़ी शक्तियां थी, लेकिन मौके पे काम नहीं आई, मौके पे वो तीर चले ही नहीं, फिस हो गए, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, उन्होंने ऐसे लोगों का साथ दिया जो नहीं देना था।
द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, कर्ण का कोई दोष नहीं था, बस इतना सा दोष था कि वो गलत पक्ष में बैठा हुआ था। कर्ण का क्या दोष था? लेकिन कर्ण का सिर्फ इतना दोष था कि वो गलत लोगों के बीच बैठा था। अब गलत संगत का क्या प्रभाव होता है वो भी समझ लो। देखो, गलत संगत का एक प्रभाव होता है बहुत बुरा, और वो प्रभाव ये होता है कि गलत संगत से तुम्हें पहली बात तो गलत वाणी मिलती है। सबसे पहली चीज वाणी, ये वाणी ही है जिससे तुम संबंध बनाते हो जगत से। बनाते हो नहीं, जवान से ही तो बनाते हो। जवान से तुम बिगाड़ भी लो संबंध, जवान से तुम बना भी लो। तो पहली बात, तुम्हें गलत लोगों से पास बैठोगे तो गलत वाणी मिलेगी। जब गलत वाणी मिलेगी तो वाणी का उपयोग तुम जब जगत में करोगे तो गलत तरीके से करोगे। जब गलत तरीके से करोगे तो वैसे ही प्रभाव आएगा। इसीलिए संगत पे बहुत वो होता है कि आप किस पक्ष में बैठो। कौरव की और पांडवों की कहानी यही बात बयान करती है कि कर्ण जैसा व्यक्ति भी बस गलत पक्ष में बैठने होने के कारण युद्ध में हार गया। वरना कर्ण जैसा महारथी तो वो पांचों को निपटा देता अकेला, लेकिन वो गलत में बैठ बस गया। गलत जगह बैठा था। इसीलिए देखो, बुरा नहीं मानना, ये बात समझने योग्य है कि जब कभी धर्म की चर्चा हो रही हो, सत्य की चर्चा हो रही हो, तो तुम्हारा, भले ही तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, अगर गलत बोल रहा है, गलत बात कर रहा है, गलत नुकसान पहुंचा रहा, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हें बोलना चाहिए। अगर तुम सिर्फ इसलिए गलत बात सह लेते हो कि तुम्हारा दोस्त है, कुछ है, तो कहीं ना कहीं तुम अपना ही अहित कर रहे हो। अधार्मिक है, अधार्मिक। तुमने मुझे देखा, मैंने कई बार बिगाड़ ली, लोग मुझसे नाराज सिर्फ इसलिए हो गए कि मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे गलत लगेगा, मैं बोलूंगा। फाइनली मैं कह सकता हूं मेरा कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं किसी लेवल पे, मैं फिर कह रहा हूं कि कल मुझसे किसी ने ऐसे पूछा था चैट में कि स्वामी जी, आपको ओशो से क्या मिला जो आप रजनीशपुरम बना रहे हो? बार बार एक ही आजकल बात आ रही कि रजनीशपुरम क्या, क्यों, ओशो से क्या मिला? मैंने कहा, ओशो से हमें एक भी चीज ऐसी नहीं मिली जिसका समाज में कोई उपयोग हो। एक भी चीज नहीं मिली जिसका सामाजिक उन्नति में कोई भी सहयोग हो। लेकिन ओशो से हमें एक ऐसी दृष्टि मिली कि समाज में हमारी बुरी से बुरी हालत हो गई, लेकिन हम आनंद में रह लिए। अगर हम वो दृष्टि ना पाए होते तो बुरे वक्त में हम खुद को संभाल ना पाए होते। हमें भटकने के लिए, भटकने से बचाने के लिए ओशो की दृष्टि काम आ गई। समझ रहे हो? तो बस इतना सा खेल है, कुछ भी ना मिला, दृष्टि मिली। और दृष्टि का मतलब नहीं है कि हमें ग्रंथ याद है। मैं ओशो का सबसे कम पढ़ा लिखा सन्यासी हूँ, लेकिन दृष्टि ऐसी मिली है कि मैं मजे से हर चीज कर रहा हूँ और जी रहा हूँ। ये है। और ज्योतिष एक बात और कहता है, आज वो बात यहाँ जरूर बता दें, आप सब सन्यासी बैठे हैं, ये बात जरूर समझ लो। और अगर ये बात तुम लोगों ने जीवन में नहीं उतारी तो ओशो का कोई उपयोग तुम्हारे जीवन में नहीं है। ज्योतिष कहता है कि जब आप किसी को गुरु मानते हैं तब आपके ग्रह सारे शांत हो जाते हैं। गुरु के ग्रह आप पे एक्टिवेट हो जाते हैं। जो गुरु का ग्रह होते हैं वो तुम पे हावी हो जाते हैं, तुम्हारे ग्रहों शांत पड़ जाते हैं। लेकिन जब गुरु के ग्रह एक्टिवेट हों तो तुम्हारे अंदर से गुरु के तरीके का जीवन शैली भी आनी चाहिए। अब वो क्या है वो समझ लो बात। जैसे ओशो का एक ग्रह सर्वोत्तम था और वो था शुक्र। शुक्र जो है वो तीन चीजें पसंद करता है। पहली चीज शुक्र पसंद करता है प्योरिटी, उसे प्योरिटी पसंद है, अशुद्धता पसंद नहीं। दूसरी चीज शुक्र पसंद करता है आपकी लग्जरी, उसे लग्जरी चाहिए। नमस्कार जी। और तीसरी चीज जो है शुक्र पसंद करता है आपके खूबसूरती। तो तीन चीजें जो हैं वो आपकी पसंद करता है। पहली चीज प्योरिटी, दूसरी चीज लग्जरी, तीसरी चीज आपकी ब्यूटी। तो जिसके अंदर सौंदर्य का दर्शन नहीं, अब देखो सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। सत्यम शिवम सुंदरम और क्या है? यही तो है। अब ओशो का जो सन्यासी प्योरिटी पे नहीं है वो ओशो को अपने जीवन में नहीं उतार पाएगा। ओशो का जो सन्यासी लग्जरी नहीं समझता है वो व्यक्ति ओशो को नहीं समझ पाएगा। ओशो का जो सन्यासी
ब्यूटी से प्रेम नहीं करता या अपने निकट खूबसूरती नहीं बनाए रखता, वो ओशो को नहीं समझ पाए। ओशो के आशीष को उपलब्ध होने के लिए तुम्हें इन 3 गुणों का होना बहुत जरूरी है। ये ज्योतिष के अनुसार मैं बता रहा हूं। अब तुम 3 चीजें, अब जैसे ओशो के है, जब प्योरिटी होगी, जब आपके अंदर लग्जरी होगी, लग्जरी की बात होगी, और जब आपके अंदर ब्यूटी, तीनों चीजों की समझ होगी, तो एक चीज तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, और वो होगा आपको तार्किक बुद्धि होना, आपको तर्कशील बना देगा। क्योंकि प्योरिटी के लिए तर्कशीलता चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में प्योर नहीं है। जब तुम उसे ग्रहण करते हो तो तुम उसे प्योर बना के ग्रहण करते हो, और उस प्योरिटी को बनाने में तुम्हें बुद्धि चाहिए। मैं बात समझ रहे हो? तो ओशो का एक गुण तो तर्क है, और फिर दूसरे ओशो का देखो भव्यता, उनकी घड़ी, उनका गाउन, हर चीज भव्य, बिल्कुल एकदम। वो जीवन को काट नहीं रहे, वो जीवन को जी रहे। लेकिन बहुत से सन्यासी ओशो के ऐसे हैं जो बचत करने पे लगे हुए हैं, जो जीवन काट रहे हैं, जी इसलिए नहीं रहे कि भैया भविष्य का सोचेंगे। ओशो वर्तमान का सोच रहे हैं। और ये शुक्र ग्रह ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति इन 3 चीजों का अमल करता रहे तो उसके सारे काम वो बनाता रहता, खुद अकेला ही बनाता रहता। वो कहता तुम पैसा खर्च करो, देने का काम हमारा। लेकिन अब लोग कहते हैं और आएगा तो अब खर्च करेंगे। वो कहता नहीं, तुम खर्च करोगे तब आएगा। अंतर है, कितना अंतर। तुम सोचोगे कि आएगा तो खर्च करेंगे, वो कहेगा खर्च करेगा तब आएंगे। अंतर है। तो तुमने मेरे जीवन से ये देखा नहीं देखा, खर्चीला। शुरू से खर्चते ही आ रहे हैं। 10 रुपए होते हैं और 10.25 खर्च करता हूं। तो खर्चीला होना जैसे ही आप बनाते हो वैसे अस्तित्व आपका सहयोगी हो जाता है, क्योंकि ये ग्रह काम ही यही करता है। ये ग्रह यही काम करता है। अब तुम कहोगे ग्रह कैसे काम करता है, तो बस ऐसे ही करता है जैसे हम लोग यहाँ बैठे थे और ये आ गए। मतलब कहने का मतलब ये कि आदमी ऐसे ही चलते फिरते ऐसे ही पहुंच जाता है, ऐसी चीजें मिल जाती। ये कैलकुलेशन को बुद्धि से समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये होती है। और इसके संबंध में ज्योतिष शास्त्र में पूरा वर्णन है कि ये ग्रह ऐसा है, ये और कहानियों के माध्यम से समझाया गया और बहुत सही समझाया गया। किसी दिन बैठ के उस पर भी बात होगी तो मैं बताऊंगा कि कैसे 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 कौन से ग्रह काम करते हैं। मात्र 1 साल के लिए हमने इस बात को रखा हुआ कि मात्र 1 साल के लिए आदमी हर महीने उसे जो बताया जाए, जो उसके ग्रह के हिसाब से निकले, उसका वो 1 महीने अमल करे। 1 साल तक मात्र अमल कर लो, क्योंकि 1 साल में सूरज का चक्कर पूरा हो जाता है। 1 साल बाद आदमी की जिंदगी बदल सकती है। बुरे से बुरे आदमी को जिंदगी बदल सकती है 1 साल के अंदर, लेकिन उसे पालन करना पड़ेगा, वो शुद्धता से पालन करना पड़ेगा। ये खेल है, हमने किया, हमने महसूस किया और हमारे जीवन में उतरा, और जो इसको कर रहे हैं उनको भी पता। लेकिन अब क्या है, आज के समय में जो भागदौड़ की बुद्धि है उसको ज्योतिष के प्रति ना मजाक आता है। ज्योतिष के ऊपर हंसना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोग जैसे आ जाते हैं, अभी बताओ क्या होने वाला है। भाई ऐसा नहीं होता, ये तो तुम्हें भी नहीं मालूम तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं। फिर तुम्हारी तो कैलकुलेशन है, तब भी नहीं पता कि बताओ तुम्हारे घर में कितने पैसे रखे हैं, उतने ही निकलने चाहिए, नहीं पता। तो ये तो लफाजी है। ज्योतिष ऐसा कभी नहीं कहता कि तुरंत वाली बात के ऊपर। ज्योतिष ये कहता कि ये चीज इस तरीके से घटती है, अगर तुमने ऐसा किया तो होगा। अब जैसे कई बार लोग उन्होंने कहा तुम्हारा जाओ बृहस्पति अच्छा समय आ रहा है, बृहस्पति काम करेगा। उन्होंने कहा अब ये बृहस्पति का समय आ रहा है, बृहस्पति तुम्हें देखना धन से भर देंगे। अब यार लोग कहते हैं बृहस्पति तो गुजर गया, धन से तो भरा नहीं। क्यों नहीं भरा? ये इसलिए नहीं भरा क्योंकि आपके घर में बृहस्पति आने का मतलब है कि समझ आई, ज्ञान आया। जैसे जनरेटर लाते हो, अब कोई तुमसे कहे जनरेटर घर ले जाओ, फिर तुम्हारा घर रोशनी से ना आ जाएगा। तुमने कहा जनरेटर तो ले आया, 2 महीने हो गए रोशनी नहीं हुई। बोले भाई तुमने ना तो तेल डाला ना तुमने चलाया, तुम्हें तेल डालना पड़ेगा ना। अब तुम जनरेटर में तेल नहीं डालोगे चल जाएगा। अब ज्योतिष कहता है कि जब तुम्हारा बृहस्पति अच्छा हो तब तुम्हें गोल्ड धारण करना चाहिए। अब ये हैं चीजें जो लोग नहीं सुनते हैं।
वो कहता है इधर तुम्हारा बृहस्पति अच्छा, उधर तुम्हें गोल्ड पहनना चाहिए, सोना पहनो। या बोले सोना पहनने से क्या हो जाएगा? होगा, ग्रेटिव हो जाएगा। मतलब ग्रह एक्टिव नहीं होगा। बृहस्पति है गुरु, गुरु ज्ञान देता है राजा को। अब तुम्हारे अंदर सारे ग्रह भी हैं, ये भी ध्यान रखना। अब तुम्हारे अंदर बृहस्पति का ज्ञान तो आ गया, लेकिन राजा सो रहा है, वो सुन ही नहीं रहा, तो एक्टिव कहां से होगा? तो जैसे ही तुम गोल्ड पहनोगे, तुम गले में मोटी चेन डाल लो, अपने आप सीना तन जाता है, ऑटोमेटिक सीना तन जाता है। यानी कि अंदर से कोई चीज एक्टिव हुई, तो तुम्हारे अंदर जो समझ आएगी उसको तुम इम्प्लीमेंट करोगे। जब इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारा वक्त बदलेगा और सब चीजें अच्छी होंगी। अब ये बात लोगों को समझ में आए ना, लेकिन मैं कहता हूं करके देख लो और देखो। मैं यहां तक बता सकता हूं कि अगर कोई इसको कहता कि नहीं ज्योतिष नहीं कुछ होता, तो हम कहेंगे फिर तुम्हें हम उल्टा बर्बाद करके दिखा सकते हैं। चलो कुछ हम नग बता सकते हैं, हर आदमी अपनी कुंडली दे और मैं उसे कुछ नग बता दूंगा जिसे पहनने के बाद वो बर्बाद हो जाएगा। अब बताओ कौन इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है? इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसा नग बताऊंगा जिसे पहनने से तुम बर्बाद हो जाओगे। ना बर्बाद वाला सुनो, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है ज्योतिष कुछ नहीं है तो बर्बाद वाला एक्सेप्ट कर लो। आवाज वाला एक्सेप्ट करना तो बहुत आसान है। अगर तुम ये कहते हो ज्योतिष कुछ है ही नहीं तो डर क्यों रहे हो? भाई अगर कुछ नहीं है तो फिर तुम कहेगा भाई बता देता हूं ना, पहन के देखो, लेकिन तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो बेटा ऐसा होता है कि निंदा करना बहुत आसान है, किसी चीज को समझना जानना। हमने ज्योतिष का कोई ऐसा नहीं, 1 साल पहले से तो हमने इसको बोलना शुरू किया, लेकिन उससे पहले हम जीवन में बहुत समय से ज्योतिष को महसूस कर रहे हैं, उनकी बातों को महसूस कर रहे हैं, जिया है, समझा है। कई बार मैंने पहले भी जिक्र किया, बिल्कुल, कुंडली देखी थी, लेकिन हम इतना डीपली इसमें नहीं गए थे जितना डीपली अब गए। पेंशन वाले जितना डीपली अब गए, पहले इतना नहीं बहुत गए। अच्छी बात है। 30,000 वाले भी हमने चलिए जी छोड़िए, अब ज्योतिष खत्म करते हैं। नहीं ठीक कर